गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना करते वक्त कुछ बातें और ध्यान में रखनी है, उसके बारे में करेंगे। तो व्यापार के कर्मचारियों को रहने के लिए किराए पर यदि मकान दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी से जो भी किराया प्राप्त होता है वो व्यापार से आय शीर्षक में कर योग्य होता है। इसे हम मकान संपत्ति से आय शीर्षक में शामिल नहीं करेंगे और इस पर मरम्मत के व्ययों की कटौती वास्तविक व्ययों के आधार पर मिलेगी, यानी जितना मकान का किराया कर्मचारी से प्राप्त हुआ है उसे व्यापार से आय शीर्षक में कर योग्य किया जाएगा और उसकी मरम्मत पर अगर कोई खर्चा किया गया है तो जितना खर्च किया गया है उसकी कटौती उस आय में से दी जाएगी। लेकिन मकान संपत्ति से आय के संबंध में जो 30% की वैधानिक कटौती दी जाती है वो उस मकान के संबंध में नहीं मिलेगी, क्योंकि यह मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं है। तो मकान व्यापार के कर्मचारियों को रहने के लिए दिया गया हो तो इस दशा में किराए की आय व्यवसाय की आय मानी जाएगी और व्यवसाय से आय शीर्षक में वैधानिक कटौती नहीं मिलेगी, लेकिन मकान के संबंध में चुकाए गए नगरपालिका कर, ऋण पर ब्याज, अन्य व्यय और वास्तविक खर्चों की कटौती मिलेगी। तो इसको हम एक सवाल से समझते हैं कि करदाता ने जो कि मकानों का व्यवसाय करता है 1 अप्रैल 1999 को एक नया भवन 6 लाख रुपए में खरीदा, जिसमें 5 आवासीय इकाइयां हैं जो सभी प्रकार से एक समान हैं। 2 इकाइयों में व्यवसाय का कार्यालय है। 1 इकाई व्यवसाय के मैनेजर को 200 रुपये प्रति माह रियायती किराए पर दी गई है। शेष 2 इकाइयां 2 व्यक्तियों में से प्रत्येक को 1000 रुपये प्रति माह किराए पर उठाई गई हैं। उनमें से एक में किराएदार निवास करता है जबकि दूसरे में किराएदार ने अपना कार्यालय खोला हुआ है। इस भवन के संबंध में करदाता ने गत वर्ष में निम्नलिखित खर्चे किए जो कि सभी इकाइयों के लिए एक समान हैं। खर्चे जो किए गए वो हैं म्यूनसिपल टैक्सेस पेड 2500, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस 20,000, एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स 1,200, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मकान संपत्ति से आय शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। तो जो मकान संपत्ति से आय की जब हम गणना करेंगे तो आ जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। 2 मकान किराए पर दिए गए हैं तो 2 यूनिट जो हैं तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी लेंगे हम। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में 2 यूनिट हैं। 1 यूनिट 1000 रुपये प्रति माह पर एक व्यक्ति को दी गई है, तो 2 यूनिट एक ही व्यक्ति को 2 यूनिट मकान किराए पर दिया गया है। तो रेंटल वैल्यू हो गई 1000 × 12 × 2, 24,000 रुपये इसका किराया हो गया, रेंटल वैल्यू हो गई। अब म्यूनसिपल टैक्सेस जो पे किए हैं 2500, ये 5 इकाइयाँ उसमें हैं, 5 इकाइयों का है। तो 5 इकाइयों में से 2 इकाई का तो 2/5 हम कर देंगे, लेस म्यूनसिपल टैक्सेस 2/5 ऑफ 2500, 1000 रुपये हो गए। एनुअल वैल्यू इसकी आ जाएगी 23,000। अब चूँकि लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इसका 30% जो 23,000 आया है उसका स्टेटरी डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 24A। तो 23,000 का 30% लेंगे तो 6,900। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस, टोटल मकान का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो है 20,000 है। तो लेट आउट का पोर्शन है 2/5 यूनिट है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस 2/5 ऑफ 20,000 अंडर सेक्शन 24B, तो 8,000 ही आ गया। तो इस तरीके से 14,900 की छूट मिल जाएगी कटौती, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी 8,100। अब देखें हम कि मकान में 5 इकाइयाँ थी, 5 में से 2 इकाइयों में करदाता ने अपना व्यवसाय कर रहा है तो उसकी कल्पित आय जो होगी उस पर इस शीर्षक में कोई कर नहीं लगेगा, क्योंकि व्यवसाय के काम में लिया जा रहा है। एक मकान करदाता के व्यवसाय के कर्मचारी यानी मैनेजर को दिया है, इसलिए ऐसे मकान ऐसे कर्मचारी से जो भी प्राप्त किराया है वो मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा, वह व्यवसाय से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। नेक्स्ट है कि किराए पर दिए गए मकान के संबंध में इससे कोई अंतर उत्पन्न नहीं होता है कि जो किराएदार है, किराएदार को जो 2 यूनिट मकान दिया उसमें से 1 यूनिट में स्वयं रह रहा है, एक में वो अपना व्यवसाय कर रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किराएदार ऐसे मकान का प्रयोग स्वयं के निवास के लिए कर रहा है या व्यवसाय के लिए कर रहा है। यदि मकान मालिक व्यवसाय के लिए काम में लेता है तब तो उस पर मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कोई आय की गणना नहीं करेंगे, लेकिन अगर किराएदार ने उसमें अपना व्यवसाय खोला है तो उससे
इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर नेक्स्ट है, यदि करदाता मकान को किराए पर देने के व्यवसाय में लगा हुआ है तो भी किराए की आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक में ही कर योग्य होगी। जैसे कि पूर्व में ही बताया गया है इस प्रश्न में कि ये करदाता ने मकान खरीदा और मकानों का ही व्यवसाय करता है, लेकिन उस मकान में उसने किराए पर दिया है, तो जो भी मकान के किराए की आय है वो मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। किराए पर दी गई 2 इकाइयों के संबंध में मकान के चुकाए गए नगरपालिका कर एवं ब्याज की आनुपातिक कटौती मिलेगी, जो कि हमने दी 2/5 करके दिया है, तो वो इस तरीके से कटौती दी जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, किराए से प्राप्त आय को सकल करना, टू ग्रॉस अप द रेंट रिसीव्ड। यदि किसी करदाता ने अपना मकान किराए पर दिया है और उसे एक वित्तीय वर्ष में 2,40,000 रुपये से अधिक किराया प्राप्त हुआ है, तो ऐसे प्राप्त किराए की आय को ग्रॉसअप करना होगा, क्योंकि जिसने किराया दिया है उसने उस पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती करके किराए की राशि चुकाई है। तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती कैसे होगी? तो गत वर्ष 2019-20 में यदि किसी करदाता ने 2,40,000 रुपये से अधिक का किराया प्राप्त किया है तो 10% की समान दर से उद्गम स्थान पर कर काटा जाता है। तो किराए की प्राप्त राशि को हमें ग्रॉसअप करना होगा और सकल किराए की राशि ही करदाता की आय में शामिल की जाएगी। तो रेंटल इनकम हो जाएगी रेंट रिसीव्ड इंटू 100/90। अब बात आती है कि कर की कटौती कौन करेगा? हु विल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स? तो फर्म अथवा कंपनी द्वारा वार्षिक चुकाया गया किराया 2,40,000 रुपये से अधिक होने पर उद्गम स्थान पर सदैव कर की कटौती होगी, जबकि यानी अगर किसी फर्म ने या कंपनी ने किसी इंडिविजुअल का कोई मकान किराए पर लिया है और उसका किराया 2,40,000 रुपये से अधिक दिया है, तो वो फर्म और वो कंपनी उस किराए की राशि में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती करके उस राशि का भुगतान मकान मालिक को करेगी। और जबकि व्यष्टि एवं हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा चुकाए गए किराए पर कर की कटौती करना तभी अनिवार्य होगा जब उनके लिए अंकेक्षण कराना अनिवार्य हो। अब अगर किसी व्यष्टि ने या किसी हिंदू अविभाजित परिवार ने कोई मकान किराए पर लिया है तो उनके द्वारा किराए की राशि में से उद्गम स्थान की कर की कटौती तभी की जाएगी जबकि उस व्यष्टि जिसने मकान किराए पर लिया है या हिंदू अविभाजित परिवार का कोई व्यवसाय है और उनको अपने व्यवसाय का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। तो फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2019-20 से पूर्व गत वर्ष में उनके व्यापार का विक्रय यदि 2 करोड़ रुपए से अधिक है, यानी व्यष्टि और हिंदू अविभाजित परिवार जिसने मकान किराए पर लिया है, अगर उसके व्यापार का विक्रय 2 करोड़ रुपए से अधिक है या पेशे से कोई पेशेवर व्यक्ति है तो पेशे से सकल प्राप्ति गत वर्ष में 50 लाख से अधिक है, तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती उसके द्वारा की जाएगी। और नेक्स्ट आता है कि उद्गम स्थान पर कर की कटौती उप किराएदार द्वारा प्राप्त किराए की दशा में भी होगी, यानी उप किराएदार वो कि मकान मालिक से किराएदार ने मकान किराए पर लिया और उस किराएदार ने किसी दूसरे व्यक्ति को उसको किराए पर दे दिया, तो किराएदार को उप किराएदार से जो भी किराया मिलेगा उसमें से भी उद्गम स्थान पर कर की कटौती होगी यदि किराए की राशि 2,40,000 रुपये से अधिक है। लेकिन किराएदार को जो उप किराएदार से किराया मिलेगा वो मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य न होकर अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। यदि किराया चेक की जगह नकद में या सीधे ही खाते में जमा कराया गया है तो भी उद्गम स्थान पर कर की कटौती होगी। अब ऐसी कटौती उस दशा में भी होगी जब ब्याज मकान मालिक के खाते में जमा करा दिया जाए या नकद में न दिया जाए। यदि किराया मकान मालिक के खाते में जमा करा दिया जाए और नकद में न दिया जाए, परंतु यदि किराए की आय में कोई सेवा कर भी जोड़ा जाए तो ऐसे जोड़े गए सेवा कर पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होगी। अब देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में 1 जून 2017 से एक प्रावधान किया गया है कि यदि एक व्यष्टि अथवा हिंदू अविभाजित परिवार जो सेक्शन 44B(a) या B के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल नहीं है, अर्थात एक ऐसा व्यापारी जिसकी वार्षिक बिक्री अथवा सकल प्राप्तियां गत वर्ष में 2 करोड़ से अधिक नहीं है या पेशावर व्यक्ति है तो पेशे की आय गत वर्ष में 50 लाख से अधिक नहीं है, और किसी निवासी को यानी ऐसे किसी निवासी को गत वर्ष में किसी माह का या उसके भाग के लिए 50,000 रुपये से अधिक किराए का भुगतान करता है तो ऐसे किराए पर 5% के
5% की दर से उद्गम स्थान पर कर काटा जाएगा अंडर सेक्शन 194 1B1 के अंतर्गत। अब किराए के भुगतान को कर की कटौती भुगतानकर्ता को कर की कटौती के लिए 10 नंबर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस दशा में सकल किराया जो मिलेगा, यानी जो किराया मिला है उसे हम क्रॉसअप करेंगे तो फॉर्मूला होगा रेंटल इनकम इज इक्वल टू रेंट रिसीव्ड इंटू 100/95। अब यदि एक मकान के अनेक स्वामी हों तो इस दशा में 2,40,000 रुपये की सीमा प्रत्येक स्वामी के लिए अलग अलग निर्धारित करेंगे। यानी एक ही मकान के कई स्वामी हैं तो सभी के लिए 2,40,000 रुपये की सीमा अलग अलग निर्धारित होगी। यदि किराया अग्रिम प्राप्त हो गया है, यदि किराया अग्रिम प्राप्त हो तो भी उपरोक्त राशि से अधिक, यानी 2,40,000 रुपये से अधिक की राशि अगर किसी को किराए के रूप में मिल रही है तो उसमें से उद्गम स्थान पर कर की कटौती होगी। और यदि किराए का भुगतान सरकार को या ऐसे व्यक्ति को जिसकी आय बिना शर्त कर मुक्त हो तो उसको अगर ये 2,40,000 रुपये से अधिक किराए की राशि चुकाई जाती है तो उसमें से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाएगी अंडर सेक्शन 194(1) के अंतर्गत। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मकान संपत्ति पर संयुक्त स्वामित्व, हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ऑनर्स। यदि किसी मकान संपत्ति के 2 या 2 से अधिक स्वामी हों और मकान संपत्ति में प्रत्येक के स्वामित्व का भाग निश्चित हो तो संपूर्ण मकान संपत्ति की कर योग्य आय को ज्ञात करके उसको विभिन्न स्वामियों में उनके स्वामित्व के अनुपात में बांट दिया जाता है। यानी मकान की आय की गणना करेंगे और जो कर योग्य आय होगी उनको को ऑनर्स की जो हिस्सेदारी है उस अनुपात में उसको बांट दिया जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक स्वामी की आय का अपना भाग उनकी मकान संपत्ति की आय शीर्षक में कर योग्य होगा और ऐसे मकान संपत्ति से आय की गणना व्यक्तियों के समुदाय की तरह नहीं होगी, इंडिविजुअल की तरह ही होगी। अब आता है कि यदि ऐसे मकान को सह स्वामी स्वयं के रहने के लिए उपयोग करते हैं तो प्रत्येक सह स्वामी के लिए ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य 0 होगा अंडर सेक्शन 26, क्योंकि प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए स्वयं के आवास के 2 मकानों पर वार्षिक मूल्य 0 माना जाता है। अब है सह स्वामियों द्वारा प्रयुक्त मकान पर ब्याज की कटौती। तो यानी प्रत्येक सह स्वामी को स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त मकान के लिए ब्याज की कटौती 30,000 रुपये या 2 लाख रुपये तक की सीमा को ध्यान में रखते हुए अलग अलग मिलेगी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि 30,000 की कटौती कब देनी है और 2 लाख रुपये तक की कटौती कब देनी है। तो हर को ऑनर को यानी सह स्वामी को ये कटौती अलग अलग मिलेगी। अगर उस मकान को बनाने के लिए ऋण लिया गया था तो उस पर ब्याज की कटौती उनको इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी, क्योंकि यह जो सीमा है 30,000 और 2 लाख रुपए की, यह सीमा एक व्यक्ति के लिए है न कि एक मकान के लिए। तो उनकी जो ऑनरशिप है उसके रेशो में उनको अलग अलग 30,000 और 2 लाख रुपए की हर व्यक्ति को मिलेगी। यदि पहले एक मकान को सम्मिलित रूप से कर योग्य आय ज्ञात की जाए और बाद में कर योग्य आय का वितरण सभी सह स्वामियों में उनके स्वामित्व के अनुपात में अगर किया जाता है तो ब्याज की कटौती सभी सह स्वामियों के लिए सम्मिलित रूप से दे दी जाएगी। अब देखिए एक सवाल है कि सन्नी देओल और बॉबी देओल एक मकान संपत्ति के समान भाग के सह स्वामी हैं जिसमें 4 समान आवासीय इकाइयां हैं। दोनों एक एक इकाई स्वयं के रहने के लिए प्रयोग में लेते हैं एवं शेष 2 इकाइयां 5,000 रुपये प्रति माह प्रति इकाई किराए पर उठाई गई हैं। मकान संपत्ति का नगरपालिका मूल्य 2 लाख रुपये है एवं नगरपालिका कर इसके 10% हैं, जिनका वर्ष के दौरान करदाता द्वारा भुगतान कर दिया गया है। अन्य खर्चे इस प्रकार हैं। मरम्मत के खर्चे हैं 15,000, किराया संग्रह व्यय यानी कलेक्शन चार्जेज हैं 4,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000, रेंट ऑफ लैंड 2,000 एंड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस फॉर द ईयर 80,000। किराए पर उठाई गई इकाइयों में से एक इकाई गत वर्ष के दौरान 5 माह के लिए खाली रही। कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए दोनों व्यक्तियों की मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए। तो हम लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। 4 यूनिट्स हैं, इसमें 2 यूनिट में वो स्वयं रह रहे हैं और 2 यूनिट लेट आउट है। तो स्वयं जो रह रहे हैं उनकी एनुअल वैल्यू तो नील होगी। तो सबसे पहले हम लेट आउट लेते हैं 2 यूनिट। म्यूनिसिपल वैल्यू 4
यूनिट्स की म्यूनसिपल वैल्यू 2 लाख रुपए है, तो 2 यूनिट की हो गई 1 लाख। रेंटल वैल्यू लें, 5,000 रुपये महीने पर किराया पर दिया गया है, तो 5,000 इंटू 12 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 1,20,000। अब विच एवर इज़ मोर, यानी म्यूनसिपल वैल्यू और रेंटल वैल्यू विच एवर इज़ मोर, जो दोनों में अधिक है 1,20,000 आ जाएगा। इसमें से रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, उस मकान की 1 यूनिट 5 महीने खाली रही, तो वैकेंसी पीरियड का रेंट आ गया 5,000 इंटू 5 25,000, इसमें से लेस करेंगे तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ रही है इसकी 95,000। 95,000 में से म्यूनसिपल टैक्सेस जो पे किए हैं 10% इसकी म्यूनसिपल वैल्यू का, म्यूनसिपल वैल्यू 1 लाख है, उसका 10% लेंगे तो 10,000 म्यूनसिपल टैक्स आ जाएंगे, तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी 85,000। अब 85,000 में से हमें स्टेटूटरी डिडक्शंस घटाना है एट द रेट ऑफ 30%, तो 85,000 का 30% लेंगे तो ये आ रहा है 25,500। अब इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन 80,000 है पूरे मकान का है, तो इसको 2 यूनिट तो किराए पर दे रखी हैं और एक को इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, तो 2:1 के रेशो में हम इंटरेस्ट ऑन लोन को घटाएंगे, तो लेट आउट प्रॉपर्टी पर 40,000 की छूट मिल जाएगी। तो घटाने के बाद आ रहा है 19,500। अब देखिए 19,500 है। अब यहाँ हम देखते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन जो है दोनों स्वामियों का, तो म्यूनसिपल वैल्यू नील आ जाएगी, रेंटल वैल्यू नील आ जाएगी, और इसकी जो नेट एनुअल वैल्यू है नील, यहाँ तक नील आ जाएगा। अब इस पर कोई वैधानिक कटौती नहीं मिलेगी, तो वो भी नहीं आएगा कुछ भी। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती मिलेगी, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पर केवल इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती दी जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो इनके आ रहा है, एक ऑनर का 20,000, दूसरे का भी 20,000, तो ये घटाने पर इनके दोनों की सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनुअल जो इनकम है वो नेगेटिव आ रही है, दोनों की 20,000 नेगेटिव आ गई। अब इस नेगेटिव को जो हम है इसको सेटअप कर देंगे, तो अलोकेशन ऑफ नेट इनकम टू ईच पर्सन 19,500 इसमें से हम घटा देंगे, तो ये तो नील आ जाएगी, और इस 19,500 इनकम को कहाँ डाल दिया जाएगा, दोनों को पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, बराबर बराबर के हिस्सेदार हैं, तो 9,750 9,750 घटाने के बाद इनकी जो नेगेटिव इनकम है वो 10,250 10,250 आ जाएगा। तो इस तरीके से मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न जो भी नियम थे वो यहाँ तक हमने किए।